नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष रौदगी आज इस सेशन में लेके आया हूँ एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन वो युवाओं के लिए एक बहुत प्रेरणा स्रोत है और साथ ही साथ उनका जो बिजनेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जितने भी दर्शक हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ आज का शो देखने के बाद उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा, कुछ नई बातें हम करते हैं। तो स्वागत है अक्षय रस्तोगी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जिन शब्दों से मेरा स्वागत किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू अक्षय जी। और हमारे सारे दर्शकों को भी जी अक्षय जी, आज का जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपके पास बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, तो और वो इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा ये है कि आप काम क्या करते हैं। मैंने सुना है कि आप फैक्ट्री में लोगों के लिए घर बनाते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो ये बताएंगे फैक्ट्री में घर कैसे बनाते हैं? सिर्फ घर बनाते हैं, घर के अलावा और कुछ भी बनाते हैं? ठीक है, उस पर थोड़ा सा मुझे बताइए। आशीष जी, घर एक सेंटिमेंट है। हम दीवारें और छत बनाते हैं, उसको घर, उसका इंटीरियर, अंदर रहने वाले लोग बनाते हैं। राइट, चार दीवारी के अंदर चेयर टेबल डालेंगे तो वो ऑफिस बनेगा। बिल्कुल ठीक है। आप अगर चार दीवारी के अंदर बेड डालेंगे तो वो लिविंग रूम बनेगा। आप अगर चार दीवारी के अंदर ये सेटअप डालेंगे तो ये स्टूडियो बनेगा। बिल्कुल ठीक है। ये आपके ऊपर है। हम आपको दीवारें और ये कंस्ट्रक्शन के अलावा करके देते हैं। कंस्ट्रक्शन के अलावा मतलब अगर कंस्ट्रक्शन नहीं यूज करते हम। ठीक है, तो आपका जो सेगमेंट मैंने जब समझा था, मैं अभी स्टडी कर रहा था, तो मुझे ये पता चला था कि आप मूवेबल कंस्ट्रक्शन करते हैं। जी, तो उसमें मैंने कुछ शब्द पढ़े, मैं वो शब्दों को बोलना चाहूँगा कि जैसे 2-3 शब्द आए, उसमें आया पोर्टा केबिन्स। जी, दूसरा वर्ड जो मैंने पढ़ा वो आया प्रीफैब स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल और तीसरा शब्द जो आया प्री कास्ट स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल। तो आप बताएंगे इन्हें थोड़ा सा एलोबरेट करके ये सब क्या है और ये मूवेबल कंस्ट्रक्शंस क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं? सर, आज के टाइम में ना कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन हम सब लोग जानते हैं, हमने बचपन से देखा हुआ है कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन। बट अभी इंडिया में बहुत ही अडेप्टेबल एक नई टेक्नोलॉजी आई है मूवेबल कंस्ट्रक्शन की। अच्छा, ये अभी आई है? अभी मतलब मीन्स टू से फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। अच्छा, और अभी अडेप्टेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। ओके। बिकॉज जिस स्पेस पे हमारा इंफ्रा डेवलप हो रहा है, उस स्पेस पे हमें कंस्ट्रक्शन में, कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में जितना टाइम लगता है उतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो ये जो मूवेबल कंस्ट्रक्शन है, या हम इसको पोर्टेबल कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, मतलब टाइम सेविंग है। बहुत टाइम सेविंग है। ओके, आप ये मान के चलिए कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन से 1/3 टाइम हमें लगता है इसमें। अच्छा, इतनी जल्दी बना हाँ, देते हैं? अगर आपका कोई प्रोजेक्ट 9 महीने में या 1 साल में कंप्लीट होना होगा, हम उसको 2 महीने में, 3 महीने में खत्म कर देंगे। अच्छा, ये है। आपने 3 शब्द अभी बोले, पोर्टा कैबिन, प्रीफैब स्ट्रक्चर और प्रीकास्ट स्ट्रक्चर। राइट। आप ये समझिए सर, पोर्टा कैबिन एक जनरलाइज टर्म हो गया है अब किसी भी तरीके की पोर्टेबल बिल्डिंग बनाने का। ओके, पोर्टेबल हाँ। बिल्डिंग मतलब पोर्टा केबिन्स। पोर्टा कैबिन्स। ठीक है। पोर्टा कैबिन एक बहुत ही वास्ट वर्ड है जिसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स आ जाते हैं जिनसे हम ये बिल्डिंग्स या जिनसे हम ये स्ट्रक्चर्स बना सकते थोड़ा इंजीनियरिंग की भाषा से हटके ना, एक आम भाषा में कैसे समझें, आम आदमी से कैसे दिखता है, उसमें मैं जानना था। आपने फैमिली चार्ट देखा है? अब फैमिली चार्ट में क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो टॉप पे होता है, एंड आफ्टर दैट ऑल द सक्सेसर्स एंड नीचे आते हैं। आप ये समझिए, पोर्टा कैबिन जो है वो फैमिली चार्ट में टॉप ऑफ द चार्ट है, सबसे ऊपर आ गया। सबसे ऊपर आ गया। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के कंस्ट्रक्शन आते हैं जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज होते हैं। मान लीजिए हम प्रीफैब स्ट्रक्चर में जाते हैं, मान लीजिए हम एक तरफ मोबाइल कंटेनर होम्स में जाते हैं, कंटेनर हाउस में जाते हैं, ये सारे पोर्टेबल कियोस्क में जाते हैं, ये सारे इस पोर्टेबल कैबिन के अंदर आते हैं। अच्छा, मतलब बड़ी फैमिली है, ये विराट फैमिली है। जी, छोटी स्मॉल फैमिली नहीं है। जी बिल्कुल। अब प्रीकास्ट जो है, प्रीकास्ट एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है। अच्छा, वो क्या होती है? प्रीकास्ट में होता है कि उसमें हम रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं उसे और स्टडी बनाने के लिए, और उसका यूज़ केस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। प्रीकास्ट चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो बाउंड्री वॉल्स में यूज़ होती हैं। अच्छा, जो आपने, वो एक अलग टॉपिक है, वो बाउंड्री अलग वॉल्स में यूज़ वो होती मतलब हैं, आपका ब्रिजेस में यूज़ होती हैं। डोमेन में नहीं आता। हाँ,
वो बाउंड्री वॉल्स में यूज़ होती हैं। और बाकी ये जो प्रीफैब है, प्रीफैब में बहुत सारे मटेरियल्स हैं। प्रीफैब में आपका पफ भी आता है, प्रीफैब में आपका सीमेंट बोर्ड भी आता है, प्रीफैब में आपका सीमेंट पैनल्स भी आता है, ड्राईवॉल पैनल्स भी आते हैं। ड्राईवॉल पैनल्स बहुत सारे टाइप्स के हैं। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा सा समराइज करते हैं कि एक तो रहने का घर हो सकता है, एक आम आदमी के लिए, आम आदमी को सिर्फ 2 या 3 रिक्वायरमेंट होती हैं सर। सबसे पहले एक रहने का घर चाहिए होता है, ठीक है, या दूसरा उसे ऑफिस चाहिए होता है या शॉप चाहिए होती है। तो ये तीनों काम जो मैंने बोले, घर, ऑफिस और दुकान, ये तीनों बन सकते हैं आपके पोर्टा केबिन्स में? बिल्कुल बन सकते हैं, और इसका कोई भी डिज़ाइन किसी भी साइज़ में आप फ्रीज करिए और हम उसको बना सकते हैं। सर आजकल जैसे मैं देखता हूँ कि जब घर बनता है तो सबसे पहले तो पैसे लेता है आर्किटेक्ट आके, वो अच्छे खासा डिज़ाइन करता है, उससे पैसे लेता है। फिर थोड़ा सा 3D रेंडरिंग होती हैं, और पीछे आजकल बहुत सारा डिज़ाइनिंग, बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ होते हैं पीछे, बोर्ड, माइका, और मुझे लगता है ज़्यादा शब्द आपको आते होंगे, तो वो सब कुछ यूज़ होता है। तो वो सब कुछ लगा के क्या हम पोर्टा केबिन्स बना सकते हैं? सर ये एक क्वेश्चन और है बीच में कि ये इकोनॉमिकल रेंज में आता है या लग्जरी रेंज में आता है? बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे आपने, मैं एक एक करके सबको लेता हूँ जी। सबसे पहले मैं आता हूँ मटेरियल पे। सर हम क्या कर रहे हैं ना, हम कंस्ट्रक्शन तो सेम ही रख रहे हैं। एक्चुअली क्या है, लुक एंड फील अगर सेम नहीं देंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि अगर दीवार का लुक दीवार के लुक जैसा नहीं हुआ तो आपको हमेशा इन्फीरियर या ये फील होगा कि मैं यार कुछ कहीं अलग बैठा हूँ, पिंजरे में बैठा हूँ, ठीक है ना, कुछ अलग फील होगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको फील और लुक एग्जैक्टली सेम रखना ज़रूरी है। अब वो एग्जैक्टली सेम लुक एंड फील हमें देना पड़ेगा कि हम सेम कंपोजिशन का मटेरियल ही यूज़ करें। अगर हमारी वॉल के ऊपर सीमेंट प्लास्टर हो रहा है तो हम सीमेंट शीट्स ही यूज़ करेंगे। अच्छा, हमारी जो एक्सटर्नल फिनिश बाहर की या अंदर की दिखेगी उस पर पेंट अप्लाई हो जाना चाहिए, क्योंकि हम घरों में पेंट कराते हैं, ठीक है। बिल्कुल तो ठीक बात पेंट है। हमेशा अप्लाई हो जाना चाहिए, तो पेंट जरूर अप्लाई होना चाहिए। वॉलपेपर लगा पाएँ हम उसमें जो आजकल पैनल्स और आजकल प्लाईबोर्ड और इनका सबका काम चल रहा है वो सब लगा पाएँ। तो इंटीरियर प्रोडक्ट्स सारे सेम रहते हैं। अच्छा, सिर्फ हम एक चीज़ यूज़ करना कम कर देते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है ब्रिक। हम ब्रिक नहीं यूज़ कर रहे हैं इसमें। मतलब आप ईंट का इस्तेमाल नहीं करते? जी, हम ईंट का इस्तेमाल नहीं करते। ईंट का इस्तेमाल नहीं करते? हम ईंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और हम सीमेंट इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, तो ये 3 चीज़ें जो ट्रेडिशनल में इस्तेमाल होती हैं वो आप यूज़ ही नहीं करते? ये 3 चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। तो इससे एक कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है सर? कंज्यूमर के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो हम आजकल जो ये ब्रिक वाला सिस्टम है ना, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको बनाने में जो टाइम लगता है वो एक ईंट कलेक्ट करके फिर उसे सीमेंट के साथ चिनाई करा के उसको बहुत लंबा टाइम जाता है। ये जो हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन की, ये पैनल्स में आते हैं। अच्छा। इन पैनल्स को लगाने में अगर एक पैनल आपको लगाना है या आपको अगर 2000 स्क्वायर फीट कवर करना है तो हार्डली 4 to 5 days इज द मैक्सिमम टाइम फॉर यू। मतलब 2000 स्क्वायर फीट 4-5 दिन में? 2000 स्क्वायर फीट 4-5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। जबरदस्त, मतलब आप फैक्ट्री की स्पीड से काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मतलब रेडीमेड है सब कुछ। हाँ। तो तब भी एक क्वेश्चन आ गया कि भाई आपने ईंट इस्तेमाल नहीं करी, सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया, पानी इस्तेमाल नहीं किया, तब ये इसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है? हाँ, ड्यूरेबिलिटी इसकी रहती है। एक्चुअली देखिए, हमने वैसे तो साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बोलें तो आईआईटी दिल्ली से और आईआईटी रुड़की से सारे सर्टिफिकेशंस ले रखे हैं इन स्ट्रक्चर्स के। अच्छा। बट अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो 200 न्यूटन मीटर की फोर्स इस पे लगा सकते हैं। और अगर आप देखना चाहो तो हमारे आसपास की विसिनिटी में हमने कम से कम 100 से 200 प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं इसके। अच्छा, मतलब दिल्ली एनसीआर में। अच्छा, बहुत 100 से 200 प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं जिनमें ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। सब कुछ इस्तेमाल किया हुआ? हाँ, मतलब आप मान के चलिए कि हमने कोविड के टाइम में हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं इसमें। आप मान के चलिए कि आपने गौर सिटी मॉल का नाम सुना होगा। गौर एक बड़ा ग्रुप है, उसका हमने ये जो मॉल है, मॉल के अंदर सारे पार्टीशंस हमारे ही मटेरियल से हो रखे हैं और हमने ही कर रखे हैं। बाकी आप ये मान के चलिए हमारे आसपास बहुत सारे ABCD हैं। अब आप ABCD समझिए क्या होता है। A फॉर आर्किटेक्ट, B फॉर बिल्डर, C फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट्स, एंड D फॉर डेवलपर्स।
हम अच्छा, ABCD से ABCD या नई परिभाषा सुनी है मैंने। हम ABCD से घिरे हुए हैं। तो ABCD क्या है, ये हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट्स रहते हैं क्योंकि इनके पास रेगुलर वर्क है और इनके पास टाइम कम है। तो डेवलपर जब तक अपना प्रोजेक्ट ज़मीन से नीचे से उठा के लाता है तब तक उसका प्रोजेक्ट सेल करने का, उसकी सारी एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो उसका स्टाफ बैठता है, उनका सब चीज़ें हमारे ही मटेरियल्स में बनती है, जैसे हम पोर्टेबल कैबिन्स या प्रीफैब स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। अच्छा, तो जैसे अब आपने बोला ये मूवेबल है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ भाई ईंट और सीमेंट वाला तो हम मूव नहीं कर सकते, इसे आप ले जाते हो, तो इसे मूव करने के बाद क्या इसे उठा के हम दूसरी जगह ले जा सकते हैं? बिल्कुल। आपके पास इसमें एक क्वेश्चन और है फिर, आपको इसे उठा के ले जा सकते तो क्या चोरी भी हो सकता है? देखिए सर, पहले मैं आपके दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, फिर मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जी। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर कोई इंटेंशन से आया है तो वो सीमेंट की चीज़ें भी चोरी कर लेगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसको ईंट उठाने ले के जाके लिए करेगा क्या? इसको उठाने के लिए आपको क्रेन लगेगा। अब जब क्रेन आएगी और उसके बाद गाड़ी आएगी तो पता लग जाएगा ना सबको कि कुछ जा रहा है। ये बात तो ठीक है। ठीक है। आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये मूवेबल है। मैंने आपको बता दिया इसका आंसर भी कि आपको क्रेन मंगानी पड़ेगी, आपको व्हीकल मंगाना पड़ेगा और आप इसे ले जाइए। अच्छा, ट्रेन से कोई ले जा सकता है? अगर कोई चोरी करना चाहता है उसके लिए भी प्रोसेस सेम है। तो जैसे मूवेबल का मतलब है, तो अब मुद्दा ये आता है कि भाई मैं मूव करके ले जाना क्यों चाहता हूँ, कि कई बार ऐसा होता है जो मुझे समझ में आया, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, कि भाई कहीं पे एक परमानेंट स्ट्रक्चर किसी ने था, या मैं कहता हूँ टेम्परेरी था, और उसे वो 2 साल बाद 3 साल बाद हटा के कहीं और ले जाना चाहता है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है ईंट का बना हुआ है तो वो पूरा टूट जाएगा। आपके वाले में क्या बचता है और उसमें क्या बचता है, क्या अंतर आता है? सर, हम इसको एक यूज़ केस से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और आपको एक रोड लेइंग का काम मिला है। ठीक है। मैं बात करता हूँ NHAI के किसी प्रोजेक्ट पे या PWD के किसी प्रोजेक्ट पे, आपको एक रोड लेइंग का काम मिला है बड़ा। आपने 100 लोगों को उस काम को करने के लिए रिक्रूट किया। ठीक है। अब सर आपकी साइट है रिमोट एरिया में। अब आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आशीष जी? आपको एग्जीक्यूशन के लिए मैनेजर ऑफिस चाहिए जी। स्टाफ को बिठाने के लिए स्टाफ ऑफिस चाहिए, आपको एडमिन ऑफिस चाहिए, लेबर को रखने के लिए चाहिए, आपको लेबर एकोमोडेशन चाहिए, स्टाफ एकोमोडेशन चाहिए, आपको ट्रेनिंग रूम्स चाहिए। जी बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आपको इवन मेस चाहिए वहाँ पर, क्योंकि अगर आप फूड के लिए सबको भेजोगे आपके बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, आपको मेस चाहिए। ये पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। ठीक बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या तो हाँ जहाँ आपको काम मिला है वहाँ आसपास कहीं कुछ बिल्डिंग्स होनी चाहिए जिन्हें आप रेंट पे ले लो, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप वहाँ पहले बिल्डिंग बनाओ। अब 3 साल का टाइम आपको मिला है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो 3 साल तो आपको बिल्डिंग बनाने में लग जाएंगे उनकी एग्जीक्यूशन के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हमारे प्रोडक्ट्स पिक्चर में आते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स पिक्चर में ये आते हैं कि हम आपसे आपका एक लेआउट फ्रीज करेंगे कि आपको कितने ऑफिसेस चाहिए, कितने स्टाफ एकोमोडेशंस चाहिए, कितने लेबर एकोमोडेशंस चाहिए। सारी चीज़ें हम आपसे डिटेलिंग्स लेंगे और उसके बाद एक लेआउट उसका फाइनल करके हम आपको वो काम 3 से 4 महीने में एग्जीक्यूट करके दे देंगे। जिससे कि आप आपके रेस्ट ऑफ टाइम में आप अपनी सारी चीज़ें स्टार्ट कर पाओ। अच्छा, ये तो आपने बताया कंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह के लिए हो गया। जी, ये हो गया B2B सॉल्यूशन। B2B सॉल्यूशन। यस। अब मैं थोड़ा सा, जैसे ये तो बड़े कंस्ट्रक्शन में तो बिल्डर्स आ गए और ये लोग आ गए। बिल्कुल। मैं तो थोड़ा खाने पीने का शौकीन हूँ, और मैं आपका जब स्टडी कर रहा था तो देखा कि आपने कैंटीन भी बनाई है, आपने रेस्टोरेंट भी बनाया है। बिल्कुल। तो उस पर और फूड कियोस्क भी बनाए हैं। जी बिल्कुल। तो उसका थोड़ा सा बताएंगे? सर देखिए, ये ना एक बहुत वास्ट फील्ड है। आप यूज़ केस में तो किसी में भी जा सकते हैं। अभी मेरे पास अभी रिसेंटली एक रिक्वायरमेंट आई, मैं आपको बताना चाहूँगा, इट्स आउट ऑफ योर क्वेश्चन, बट किसी को क्रिप्टो माइनिंग के लिए केबिन चाहिए। अच्छा, क्रिप्टो माइनिंग के लिए भी लोग केबिन के अंदर लगा रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मशरूम कल्टीवेशन के लिए पोटा कैबिन्स यूज हो रहे हैं आज की डेट में। सेफ्रॉन का एग्रीकल्चर काम बहुत है इस समय पोटा कैबिन्स के अंदर, बिकॉज हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं उसमें। ओके।
बिकॉज हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, आपका एरिया कम लगता है सैफरॉन को उगाने में, एंड सैफरॉन इज़ अ वेरी हाई वैल्यू प्रोडक्ट। ओके, मतलब कल को जैसे मैं समझ रहा हूँ, टेक्निकली भी बात करूँ तो मैं टेलीकॉम में रहा हूँ, ठीक है, और तो इसका मतलब डेटा सेंटर्स वगैरह भी बनाए जा सकते हैं टेम्परेचर बिल्कुल बना सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करके डेटा सेंटर्स प्रीफैब बिल्डिंग्स में ये बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा। और क्या क्या बनाया जा सकता है? अब मैं बात करता हूँ, वैसे स्टार्टिंग इसकी हुई है, पोटा कैबिन्स की स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर 2 में हुई है सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले पोटा कैबिन वर्ल्ड वॉर 2 में बनाया गया था। इतने पहले बात हो चुकी है इनके बारे में? जी बिल्कुल हो चुकी है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सोल्जर्स को बैटल फील्ड पे रखने के लिए, बैटल फील्ड पे उनको एकोमोडेट करने के लिए सबसे पहले पोटा कैबिन बनाए गए थे, और उसके बाद से आज तक हमारी अडेप्टेबिलिटी इस पे चल रही है, और धीरे धीरे लोग इसकी यूज़ केस को, इसकी एप्लीकेशंस को समझ रहे हैं, और अब शॉप्स, जैसे आपने बोला फूड कियोस्क, कैंटीन, हॉस्पिटल्स और ट्रेनिंग रूम्स, बाकी आपके लेबर एकोमोडेशन, एडमिन ऑफिसेज, बाकी आपके रिसॉर्ट्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आजकल हम रिसॉर्ट्स बना रहे हैं पूरे इसमें। अच्छा, हाँ, पूरा रिसोर्ट आप बना देते हैं जी, इसमें। आप ये समझिए स्कूल्स बन रहे हैं, रिसॉर्ट्स बन रहे हैं। इनका क्या है कि एक बड़ा लैंड है हमारे पास। ओके, अब हम इंडिया के लोग हैं, हम शायद सब लोग पहले गांव से जुड़े हुए हैं, हमारे सबके पास कुछ कुछ ऐसी ज़मीनें हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक जमीन मेरी ही ज़मीन है, मेरी जमीन है। ठीक है, इस तरीके के लोग हैं। एंड बट उन्हें पता नहीं है उन्हें वहाँ पे करना क्या है, अच्छा, उन्हें पता नहीं है वहाँ पे जमीन करना क्या है, है। बस पड़ी है, लेकिन Yes. और वो उसकी अमाउंट बढ़े जा रहा है। बिल्कुल, बस सिर्फ उसका वो एक मतलब पेपर वैल्यू बढ़ रही है, बट उनके हाथ में उसका कुछ यूज नहीं हो रहा। हाँ, मतलब हाथ में कुछ आ नहीं रहा, मनी नहीं आ रही उनके हाथ में। तो मतलब लैंड उन्हें कमा के नहीं दे रही, यही बोलूंगा। नहीं, लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, लेकिन ठीक है, मतलब जिसे बोलना चाहिए, हाँ, बट वो माइंड में अप्रिशिएट हो रही है, Capital क्योंकि value जब बिकेगी appreciate तब हो- मिलेगी। कैपिटल वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है जी, बट रेगुलर इनकम जो जिसे हम कहते हैं, हार्ड वो मनी जिसे कहते हैं, वो नहीं आ रहा उनके वो पास, जनरेशन नहीं हो रहा, मनी जनरेशन नहीं हो हार्ड मनी नहीं आ रहा। तो एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग जो स्मार्ट हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं, लोगों को ये अपना अर्बन लाइफ से हट के रूरल लाइफ की तरफ जाने में बहुत इंटरेस्ट है। लोग वहाँ पर रिसॉर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, विच इज़ इन बिग पैच ऑफ लैंड्स, और अच्छा। वहाँ पे वो, हाँ, वहाँ पे वो बहुत सोलफुल रिसॉर्ट्स बना रहे हैं, जैसे Okay. मड हाउस, और ये सब प्रीफैब में बना रहे हैं। ये सब प्रीफैब में हाँ, बना। अगर कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन करेंगे बहुत खर्चा होगा। इन चीज़ों से आप बहुत कम रेट्स में बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हो। अच्छा, मैं ना फैमिली के साथ अभी घूमने गया था, ठीक है, नीम करौली बाबा गया मैं, अल्मोड़ा गया, उसके आगे जागेश्वर गया, आप उत्तराखंड पूरा घुमाए। मैं पूरा उत्तराखंड घूम के आया, दर्शन करके आया। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन जगह के लिए तो ये वरदान साबित हो सकता है आपका प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छा आपने क्रक्स निकाला इस बात से, हाँ। कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बंद है। सर, कंस्ट्रक्शन बंद की बात अगर हम करें तो बहुत सारी जगहों पे ना गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती बनाने की। कोस्टल एरियाज़ में परमिशन नहीं है बनाने की, बिकॉज फ्लड कभी ज़्यादा आ गया, कभी पानी ज़्यादा हुआ तो वो लॉस ऑफ डेथ भी होता, मतलब लॉसेस हो सकते हैं, इसलिए वो परमिशन नहीं देते। जैसे अपना कोस्टल एरियाज़ मुंबई के साइड में, जैसे अलीबाग हो गया, ये जगह हो गई, तो यहाँ पे सारे रिसॉर्ट्स इसी चीज़ों के बनते हैं। अच्छा, अल्मोड़ा में आप ये समझिए कि वहाँ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा है। अगर आप कन्वेंशनल मटेरियल लेके जाएंगे तो उनको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, प्लस वहाँ स्टोरेज नहीं है इतनी, प्लस रास्ते इतने पतले हैं कि मटेरियल कुछ जा नहीं सकते। तो वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन, वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होता क्योंकि लेबर नहीं मिलती वहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से आप बना के भेजिए और डायरेक्ट वहाँ इंस्टॉल कर लीजिए। अच्छा, ये अब आपने एक नया क्वेश्चन मुझे दे दिया कि भाई पूरा हम बनाया ही देते हैं या कुछ केसेस में हम वहाँ जाके भी कुछ बनाते हैं? ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ना क्या है, ये एक छोटा सा मैथ्स है इसमें। जहाँ तक हमारी व्हीकल का साइज़ है तो वहाँ उस साइज़ का, या अराउंड आप मान के चलिए 500 स्क्वायर फीट तक का, हम आपको बनाया फैक्ट्री मेड, मतलब आपको सिर्फ प्लग एंड प्ले करना है। प्लग एंड प्ले लाइक आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन उसमें इन कीजिए और आपका थिंग्स आर रेडी टू यूज़। अच्छा, और दूसरा जो है 500 से ऊपर जब हम जाते हैं तो आइदर वी कैन गो इन पार्ट्स,
हम उसे पार्ट्स में बना सकते हैं, जैसे 1000 स्क्वायर फीट बनाना है तो 2 पार्ट में बना लिया और उसको वहाँ जाके असेंबल कर दिया। या तो ये ऑप्शन है, अगर बड़ा है तो 5000, 6000, 10,000 स्क्वायर फीट कुछ ऐसा जा रहा है या और बड़ा जा रहा है, तो हम पैनल्स भेज देते हैं, मतलब मॉड्यूलर फॉर्म में उसे भेज देते हैं, मॉड्यूलर फॉर्म में भेज के वहाँ असेंबली करा देते हैं। अच्छा, मतलब जो जो दिल्ली एनसीआर के हर व्यक्ति का सपना होता है, या किसी भी मेट्रो के जो व्यक्ति होते हैं उनका सपना होता है कि किसी पहाड़ पे जाके अपना घर हो, तो वो साथ में जब जाएंगे तो घर भी लेके चले जाएंगे। बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो वहाँ जाके अपना उस मौसम का, नेचर का एंजॉय वो कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका भविष्य के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या ये टेक्नोलॉजी भविष्य में किस लेवल तक यूज़ हो सकती है, इसका क्या मतलब फ्यूचर है? सर, अडेप्शन कर्व बहुत हाई है इसका आज की डेट में, प्लस इन द कमिंग ईयर्स यू विल सी कि जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ हाई राइज में ही रह जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ हाई राइज में रह जाएगा। बाकी मोस्टली चीज़ें इसमें ही बनना स्टार्ट हो जाएंगी, प्रीफैब में ही बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, बिकॉज आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाओगे तो वहाँ पर सिविल कंस्ट्रक्शन नहीं है, वहाँ पे वुडन हाउसेज हैं। हाँ, वो तो हम बट देखते हैं कई इंडिया के टेम्परेचर के हिसाब से वुडन हाउसेज यहाँ नहीं चलते हैं, यहाँ पोटा कैबिन्स चलते हैं विच इज़ मेड ऑफ एमएस अगेन। हमारे पास सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो है ना वो कंस्ट्रक्शन के लिए एमएस है। एमएस इज माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, ठीक है, तो माइल्ड स्टील मटेरियल जो है वो सबसे रोबस्ट माना जाता है, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होती है, इवन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप टाइमली उसको पेंट करते रहते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप ये समझिए कि आगे आने वाले टाइम में प्रीफैब स्ट्रक्चर्स आर द फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शन। तब तो आपने एक क्वेश्चन फिर मुझे इसमें से भी कनेक्टेड दे दिया जी। अब कोई लोहे के अंदर रहेगा तो सर गर्मी लगेगी। बिल्कुल लगेगी। अब हर चीज़ का जब कोई प्रॉब्लम होती है तो साथ साथ उसका सॉल्यूशन आता है। हाँ, अब आप ये समझिए इसके अंदर n नंबर ऑफ टाइप ऑफ इंसुलेशंस आर यूज्ड। अच्छा। इंसुलेशन मीन्स टू से इट्स अ Insulation लेयर। मतलब आप बीच में जो भर देते हैं। हाँ, ये एक इंसुलेशन लेयर होती है। इंसुलेशन लेयर एमएस के और अंदर का जो भी आपका शीट है या आपका प्लाई है या बोर्ड अंदर है, की दीवार, हाँ अंदर की दीवार है, उसके बीच में एक इंसुलेशन यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इंसुलेशन के लिए। सबसे पहले थर्माकोल आता है, उसके बाद रॉक वूल आता है, उसके बाद ग्लास वूल आता है। बहुत सारी चीज़ें, इनकी n नंबर ऑफ थिकनेस हैं एंड n नंबर ऑफ डेंसिटीज़ हैं। डेंसिटीज़ पे जाते हैं, अगेन इट्स गोइंग टेक्निकल, कि आप जितना ज़्यादा डेंसिटी का प्रोडक्ट लोगे उतनी कम हीट ट्रांसफ़र होगी। ओके, अक्षय जी, आजकल तो जो होम है वो लग्जरी होम होते हैं, तो आप इसे लग्जरी कैसे इसमें ऐड करते हैं? सर, लग्जरी आपने बहुत अच्छी बात पूछी। हाँ। आजकल जो पोटा कैबिन्स बन रहे हैं ना, आपको पता है सारी एमिनिटीज़ के साथ बन रहे हैं। हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वहाँ जाके रहूँगा। अच्छा, ठीक है, तो एमिनिटीज़ में मैं बताता हूँ आपको, अंदर मॉड्यूलर किचन से लेकर रेफ्रिजरेटर, एसीज, इवन वाईफाई, अच्छा, ये सब आप लगा के ये देते सारी हैं? चीज़ें। इवन जो स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट है, हाँ। स्मार्ट होम जिसको आप हैंड क्लैप से आप लाइटें बंद और खोल सकते हैं, एज वेल एज फैंस आपके स्टार्ट हो जाते हैं, स्मार्टफोन से कनेक्टेड स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम पोटा कैबिन में कर सकते हैं। सब कुछ। ईच एंड एवरीथिंग कैन बी इक्विप्ड। आप इसे ये मत समझिए कि ये सिर्फ आपके कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन का एक अल्टरनेट है। ये कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन को रिप्लेस करने के लिए एक फ्यूचर है। ये सारी चीज़ें इसमें इक्विप्ड हो जाती हैं, और अभी इसमें और बहुत मॉडर्नाइजेशन होना बाकी भी है। अक्षय जी, ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे इतना सब कुछ जान के। अब आते हैं एक उस मुद्दे पे जिसके कारण मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, क्योंकि ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का जो बेसिक एम था वो ये था कि जब एंटरप्रेन्योर्स यहाँ आए तो वो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सोसाइटी में किस तरह का चेंज कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी क्या है, क्योंकि मैं पर्सनली आपको बचपन से जानता हूँ, जी। ठीक है, और मैंने आपको बड़े होते हुए देखा, पढ़ाई करते हुए देखा, ठीक है, फिर आपने जब ये जॉब छोड़ के अपना एक चल, मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप इस बारे में पूरी जर्नी बताएं और ये बताएं कि आप ये पोल्टा केबिन की फील्ड में कैसे पहुँचे, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये बिजनेस करने की, क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत रूट से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए या किसी भी वर्किंग पर्सन के लिए
उसका फर्स्ट वेंचर जो होता है ना, वो उसमें अपना जान डालने वाला काम करता है, सब कुछ लगा देता है। सब कुछ लगाने का मतलब उसको ना डू और डाई वाली सिचुएशन में रख दिया जाता है, क्योंकि वो इधर भी पीछे भी नहीं जा सकता उसके बाद, और वो आगे तो बिल्कुल जाना ही यूं जाना करके है, काम करता है। उसके पास नो लुकिंग बैक होता है राइट, है ना। परफेक्ट। तो आप ये समझिए आपने मैं आपको शायद आई थिंक करीबन आज 29-30 साल हो रहे हैं, हम और आप जानते हैं एक दूसरे को, पूरे जीवन में ही जानते हैं जब जी से बिल्कुल इतनी उम्र है आपकी। हाँ, तो तब से आप हमें जानते हैं। अब ये समझिए आपकी पहले फोटो भी था ना हमारा, वो मैं पीछे दिखवा दूंगा। हाँ जी हाँ जी, जिसमें मैं गोदी में लेके खड़ा हुआ हूँ जी आपको। जी। तो ये जो है हमने ना अपना इंजीनियरिंग करा था गाज़ियाबाद ABS कॉलेज से, उसके बाद फिर हम पूना शिफ्ट हो गए थे जॉब के लिए। मैं वेब्रिज लाइन में था, वेब्रिज धर्मकाटा, मैं लोहा मंडी में बैठा हूँ, हाँ। इसलिए मुझे ये शब्द पता है। हाँ, वेब्रिज इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिजेस की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी, मैं उसमें अच्छा। था। और उस कंपनी में आपने एक मिनट, जो आपने ABS IT से किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, तो जी, मुझे पता मैकेनिकल है। इंजीनियरिंग। उसके बाद कुछ दिन आपने जॉब भी की थी, मैं हाँ, चाहता हूँ जॉब भी वो एक्सपीरियंस ज़रूर आप बताएं, क्योंकि कुछ लोग जब पढ़ता है बच्चा, एक यंग बच्चा, तो उसके बाद वो इस कंफ्यूजन उसका बहुत सबसे बड़ा होता है कि मैं एक अच्छी नौकरी पकड़ूं या अपना बिजनेस करूं। मैं चाहता हूं ये आंसर आप जरूर दें। आप जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बताऊंगा। जी। ये तब की बात है जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, कैंपस प्लेसमेंट था, मैं नोएडा की एक कंपनी में काम करता था। मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी मिली थी। आई वाज लाइक कि बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरी फर्स्ट सैलरी क्या होगी, ठीक है। जब मुझे पहली सैलरी मिली थी, मैंने फादर मदर से तो बात नहीं की थी, पहले आप ही से बात की थी लगभग रोते हुए। हाँ, और मैंने ये बात की थी कि इससे ज़्यादा तो मेरा खर्चा है। हाँ। और ये कहा था ये क्या चिल्लड़ इन्होंने मुझे दिया है। और तब उस समय ना मोदी जी नए नए आए थे, ये अराउंड 2015 की बात है। हाँ। तो उस समय अच्छे दिन वाला स्लोगन चल रहा था, तो आपने भी वो चिपका दिया था मुझे। आपने मेरे को बोला था, अक्षय अच्छे दिन जब आएंगे तो पता कैसे चलेगा कि अच्छे दिन आ गए। वो बात का मतलब मुझे कम से कम 3 साल बाद समझ आया, 3-4 साल बाद समझ आया कि चाचा जी ने ये क्या कहा था। मैंने आपको सेल्स करने के लिए इंस्पायर थोड़ा सा बिल्कुल किया। आपके साथ रह के, आपके साथ सीख के मैंने ये सीखा है कि सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, और सेल्स में प्रोफिशिएंसी आप ले आइए अपनी, तो आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। एज वेल बहुत अच्छी लाइन आपने बोली। ये मैं हमेशा हर व्यक्ति से कहता हूँ कि जीवन में प्रगति करनी है, पैसा कमाना है, तो सेल्स तो करनी पड़ेगी। यस, क्योंकि कुछ लोग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सेल्स करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ जीवन में प्रगति करनी है तो सेल्स करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये जब ये क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे दिया तो तब तो नहीं समझ में आया था मतलब, लेकिन उसके बाद समझ में आया। आपने कुछ बुक्स वीडियोस मुझे रेफ़र किए थे, मैंने वो पढ़े। फिर उसके बाद फिर तो लाइफ चल रही थी। फिर उसके बाद मुझे पूना से एक कंपनी से ऑफ़र आया, फिर मैं वहाँ वेब्रिज लाइन में शिफ्ट हो गया। फिर वहाँ मैंने करीबन 3 साल काम किया, बट डेस्टिनी वाज फॉर समथिंग एल्स। मैंने कहा सेल्स सीखो। वहाँ बात हुई तो वहाँ आपने बोला अक्षय प्रोडक्शन और बाकी सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, गो फॉर सेल्स। तो आप वहाँ सेल्स में जाओ, और सेल्स में जो कनेक्शन आप बनाओगे, मैं आपको बताऊँ, आज मेरी एक फैक्ट्री पूना में है जो मेरे पार्टनर रन कर रहे हैं, और वो ही मेरे एक पर्सन थे जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में खींच लिया, पोटा कैबिन्स में खींच लिया। मैं जहाँ पर वर्क कर रहा था उसके पास ही वो फैक्ट्री थी, और उनसे मेरी लगातार बात होती थी। आई डेवलप अ प्रोडक्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज कंपनी की। हमारे वेब्रिजेस के साथ में पोटा कैबिन लगता है, तो हम वेब्रिजेस के साथ में जो पोटा कैबिन देते हैं, क्या हम ये भी ले लें, इसका भी ऑर्डर ले लें। आई वॉज जस्ट 21 एट दैट टाइम। दोनों प्रोडक्ट दें आप एक हाँ, दोनों प्रोडक्ट दें, तो दैट थिंग्स स्टार्ट लाइक दैट। और उसके बाद फिर मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई जो पोटा कैबिन इंडस्ट्री में मेरे पार्टनर हैं उनके साथ, और वो आज 9 साल कंप्लीट हो गए हैं, 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। हाँ,
8.5 साल कंप्लीट हो गए हैं। और आज विषय पोर्टा प्राइवेट लिमिटेड एक नोन नेम है पोर्टा केबिन्स की इंडस्ट्री में जी। मुझे ऐसा लगता है नॉर्थ इंडिया में शायद सबसे बड़ा नाम है। यस, नॉर्थ इंडिया में हमारे पास सबसे बड़ा एरिया है, फैक्ट्री हमारी सबसे बड़ी है, एज वेल एज कहाँ पे है फैक्ट्री आपकी? मैं चाहता हूँ फैक्ट्री हमारी इकोटेक 12 इंडस्ट्रियल एरिया में है, रोज़ा जलालपुर विलेज के पास। और बाकी हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो आप किसी भी बड़ी एमएनसी कंपनी का नाम लें, आइदर वोल्टास, आइदर एलएनटी, आइदर शाहपुर जी पालन जी, सब एनटीपीसी, किसी का भी आप नाम लें। आदित्य बिरला ग्रुप भी मैं समझता हूँ कि आपका कस्टमर है। मतलब मैं अगर फिंगर्स पे काउंटिंग स्टार्ट करूंगा तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टेन्योर। मतलब पूरा मेरा पॉडकास्ट का टाइम चला जाएगा। इट्स अराउंड 8 इयर्स, और 8 इयर्स में हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारा काम हमने बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के साथ किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अब जो मैं आगे देख रहा हूँ इस चीज़ की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, बिकॉज आज जो नए लोग आ रहे हैं ना मार्केट में, पहले पुराने वाले लोग थे, टीन का छप्पर डाला और बैठ के काम करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके की चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। अब जो लर्नड लोग आ रहे हैं मार्केट में कोई भी नया काम स्टार्ट करने के लिए, दे नीड अ प्रॉपर सेटअप टू स्टार्ट देयर बिजनेस। और वो टेम्परेरी सेटअप्स और परमानेंट सेटअप्स या फिर आपका पोर्टेबल सेटअप्स, वो सारे हम उनको सप्लाई कर रहे हैं, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ कियोस्क, ऑफिसेज। जो क्वेश्चन था मेरा वो यही था कि भाई जो यंग बच्चा है उसने अपनी पढ़ाई कर ली, तो उसके बाद आप उसे जॉब की सलाह देंगे या अपना बिजनेस करने की सलाह देंगे? क्योंकि देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन जब बिजनेस की बात आती है तो आता है इन्वेस्टमेंट का। मनी, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो सकता रहा हो, किसी दूसरे के पास नहीं है। अब जो आदमी के अंदर करने का जज्बा है उसे आप क्या सलाह देते हैं एक यंग बच्चे के लिए? क्या एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और या आना चाहिए तो किन सावधानियों के साथ आना चाहिए? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आशीष जी। जब हम सिर्फ स्कूलिंग करते हैं तब हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते इंडियन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि हम घर से बाहर निकले नहीं होते, हमें कुछ भी पता नहीं होता। उसके बाद जब हम अपने बैचलर्स करने जाते हैं, बैचलर्स में हम जब घर से बाहर निकलते हैं हमारे पास हमारा सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो जाता है जो हमारी फैमिली होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बी टाउन से उठ के किसी ऐसी सिटी में जाते हैं, मेट्रो सिटी में जाते हैं काम करने के लिए। वहाँ एक तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है उनकी IQ लेवल से लेकर उनके फिजिकल पर्सनैलिटी से लेकर उनकी सब चीज़ों का। मैं बताऊंगा कि अगर आप बैचलर्स करने के या अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जॉब नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मतलब एक बार जॉब करनी चाहिए। यस, आपको मार्केट का नो हाउ जो होता है वो बिना जॉब करे नहीं समझ में आएगा। आइदर वो छोटा कंपनी है, बड़ा कंपनी है, डजेंट मैटर, बट आपको एटलीस्ट 2 साल जॉब करना चाहिए। 2 साल, एटलीस्ट 2 साल जॉब करना चाहिए। इफ़ यू आर ब्रिलियंट एनफ 2 years इज गुड। इफ़ यू आर नॉट ब्रिलियंट एनफ या आपको अपनी अपनी कैपेबिलिटी पता है, 3 साल 4 साल 5 साल आपको जॉब करना ज़रूरी है। बिकॉज मार्केट में जो एजुकेशन सिस्टम में बताया गया है वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकलिटी में बहुत अलग हैं। जब 2 साल 3 साल 5 साल आप जॉब करते हो तो आपको समझ में आता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की नीड क्या है, डिमांड क्या है मार्केट की। और जब इस डिमांड पे आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, आपको जब ये डिमांड समझ में आने लगती है, देन यू आर रेडी फॉर स्टार्टिंग योर वेंचर, स्टार्टिंग योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। और तब तक आप एक आइडिएशन स्टेज को क्रिएट कर लेते हो, आपके माइंड में एक आइडिया आ जाता है, आपने एक फील्ड चूज़ कर ली होती है जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप अपने आप की एक नीश डिसाइड कर पाते हो। क्योंकि देखिए जो सबसे आसान काम है वो सब कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है तो ये आसान काम में आता है, तो वो ये सब कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया समझ में आता है तो वो आप जब तक किसी पर्टिकुलर नीश में काम नहीं करेंगे तब तक आप उसे चूज नहीं कर सकते। ऑल अबाउट सॉल्विंग ए प्रॉब्लम एंड मतलब आप उसे लार्ज स्केल पे कैसे कर सकते हो। बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर वो स्केलेबल नहीं है तो वो बड़ा बिजनेस नहीं है। तो अक्षय जी मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ लगी अक्षय जी से बात करके वो ये समझ में आया कि एक B क्लास टाउन से या शहर से निकल के बच्चा जब निकलता है वो आके पढ़ाई करता है मेट्रो सिटी में, फिर जॉब करता है और फिर हिम्मत जुटाता है अपना व्यापार खड़ा करने की।
तो मेरे ख्याल में उस दृष्टि से देखें तो आप आज भारत के लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन हैं। जो यंग बच्चे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आपकी कहानी एक ऐसी कहानी है कि उनमें ये हिम्मत, ये जुनून, ये जोश पैदा किया जा सकता है कि वो भी कर सकते हैं। तो ये आप मानते हैं कि हर बच्चा कर सकता है, उसमें क्षमता है, योग्यता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये जो बात बोली ये मैं 100% एग्री करता हूँ। मैं एक छोटा सा पॉइंट मिस कर गया। जब आप 5 साल जॉब करते हैं ना, आपके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं। और आपने एक बात बोली कि किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर, टू बी वेरी फ्रैंक, इन बिजनेस यू नीड स्किल्स। दिमाग चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, आपको आइडिया चाहिए, आपको पैसा मार्केट में मिल रहा है, हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। आपको पैसा मार्केट में मिल रहा है, लोग बैठे हुए हैं आप पे पैसा लगाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपका एक्यूमेन है, तो आप फाड़ सकते हो। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया अक्षय जी आपसे बात करके। एक तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो यूनिक है, सुपर वाइब्रेशन है। थैंक यू वेरी मच आशीष तो जी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं चाहूँगा कि सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पे आए। और आपका नाम भी जब हम सुने तो भारत में जो बिल्डर्स, मैं तो आपको बिल्डर ही मानता हूँ कि एक अच्छा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रगति करें और आपकी सफलता की मैं आकांक्षा करता हूँ। जी अक्षय जी, थैंक यू वेरी मच। और देखिए दर्शकों, सभी को मैंने अक्षय जी से मिलवाना चाहा कि एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, और इनकी स्टोरी आज सबको सुननी और समझनी चाहिए। जिस भी बच्चे के अंदर जो यंग है और उसे लगता है कि वो कुछ कर सकता है, उसके पास सपने हैं, तो उसे उस सपने को जीने की, उसके लिए मेहनत करने की लिए तैयारी करनी चाहिए, स्किल्स सीखने चाहिए और फिर अपना उद्यम स्थापित करना चाहिए। और जहाँ पे भी ये इस तरह के पॉडकास्ट में आगे भी लाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।